कुछ पल रुककर उसने आगे कहा, लेकिन अभी नहीं, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। विक्रम समझ गया, मैं अपनी टीम को पीछे रखूंगा, कोई सामने नहीं आएगा, लेकिन जरूरत पड़ते ही हम तैयार रहेंगे। शौर्य ने सिर हिला दिया। तभी पुजारी जी ने धीरे से पूछा, बेटा, अगर तुम इतने बड़े आदमी हो तो फिर इस हालत में क्यों रह रहे हो? ये मैले कपड़े, ये चुप्पी, ये मंदिर की सीढ़ियां, आखिर क्यों? शौर्य कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि कभी कभी जिंदा रहने के लिए दुनिया की नजरों में मर जाना पड़ता है बाबा। पुजारी जी उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन इतना समझ गए कि शौर्य के दिल में बहुत गहरा दर्द छुपा है। विक्रम ने पूछा, सर, अब आप जाएंगे कहां? शौर्य ने मंदिर की सीढ़ियों की तरफ देखा। फिलहाल यहीं। विक्रम हैरान रह गया। यहां? शौर्य ने कहा, हां, सबके लिए मैं अभी वही आदमी हूं जिसे वो मामूली भिखारी समझते हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी ढाल है। फिर उसने आगे कहा, अगर मेरी असली पहचान बाहर आई तो मेरे दुश्मन छुप जाएंगे, लेकिन अगर मैं ऐसे ही उनके सामने रहा तो एक दिन वो खुद सामने आएंगे। विक्रम ने धीरे से पूछा, और शिप्रा मैम? शिप्रा का नाम सुनते ही शौर्य कुछ पल शांत हो गया। उसे याद आया कैसे शादी के मंडप में सबकी नजर उसके मैले कपड़ों पर थी, लेकिन शिप्रा की नजरों में उसके लिए दया थी और शायद थोड़ा सम्मान भी। शौर्य ने धीमी आवाज में कहा, उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। विक्रम बोला, तो क्या आप उन्हें सच बताएंगे? शौर्य ने तुरंत कहा, नहीं। विक्रम ने हैरानी से पूछा, क्यों? शौर्य ने जवाब दिया, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ जबरदस्ती हुआ है। मैं अपनी सच्चाई का बोझ उस पर नहीं डालना चाहता। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर शौर्य ने कहा, अब जाओ विक्रम, और ध्यान रहे, आज रात यहाँ जो हुआ उसकी कोई खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें सर। इसके बाद विक्रम अपने लोगों के साथ वापस चला गया। हेलीकॉप्टर की आवाज भी धीरे धीरे दूर होती चली गई। कुछ देर बाद मंदिर के आसपास फिर वही पुराना सन्नाटा लौट आया, लेकिन पुजारी जी के लिए अब सब कुछ बदल चुका था। उनके सामने बैठा आदमी अब सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों पर रहने वाला एक चुप इंसान नहीं था, वो शौर्य राठौर था। एक ऐसा नाम जिसके पीछे दौलत भी थी, ताकत भी थी और एक अधूरा राज भी। पुजारी जी ने धीरे से पूछा, बेटा, कुछ खाओगे? शौर्य ने उनकी तरफ देखा। इस सवाल में कोई डर नहीं था, कोई लालच नहीं था, सिर्फ अपनापन था। शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने शांत आवाज में कहा, हाँ बाबा, आज बहुत थक गया हूँ। पुजारी जी बिना कुछ बोले अंदर चले गए और शौर्य फिर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। बस फर्क इतना था कि अब उसकी चुप्पी में एक नया तूफान छुपा था। वहीं दूसरी तरफ राय मेंशन में अब भी किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वो मजबूर भिखारी समझ रहे हैं वो असल में कौन है। शिप्रा होश में आ चुकी थी। उसकी आंखों में शादी का सदमा था, पर उसके चेहरे पर एक कठोर फैसला भी साफ दिखाई दे रहा था। उसके परिवार के चेहरों पर डर, शर्म और गुस्सा था, और इसी डर भरे माहौल में बलवंत राय ने पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा किया, क्योंकि अब फैसला सिर्फ शिप्रा की शादी का नहीं था। अब फैसला इस बात का था कि राय परिवार इस मुसीबत का सामना एक होकर करेगा या एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाता रहेगा। बलवंत राय के 3 बेटे बृजभूषण, राजदीप और जगताप राय और एक बेटी नैना राय हैं। नैना की शादी राजगढ़ के ही एक बड़े बिजनेसमैन राजकुमार टंडन से हो रखी है, लेकिन फिलहाल घर का माहौल काफी टेंस है। इस वक्त तक शिप्रा भी होश में आ चुकी थी और अपनी मां के साथ एक सोफे पर बैठी हुई थी। इन सब के बीच बलवंत राय अकेले एक सोफे पर बैठे थे। हेड ऑफ द फैमिली होने के कारण सबकी नजर उन पर ही थी। आखिरकार खामोशी को तोड़ते हुए बलवंत राय गंभीर स्वर में बोले, आप सभी जानते हैं कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे परिवार के साथ जो हुआ है, अब उससे कैसे निपटा जाए। इतना बोलकर बलवंत राय सबकी ओर देखने लगे। तभी कोई और कुछ कहता, उससे पहले बड़े बेटे बृजभूषण की पत्नी सरला आरोप लगाते हुए बोल पड़ी, माफ कीजिए पिताजी, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार खुद शिप्रा है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति में भी सरला शिप्रा पर ही इल्जाम लगा देगी। बृजभूषण को भी सरला का यूं सबके सामने शिप्रा पर दोषारोपण करना ठीक नहीं लगा। घर की बड़ी बहू है, पर सरला अक्सर वक्त की नजाकत को भांप नहीं पाती। तभी अचानक बृजभूषण ने सरला को डांटते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि कब कहां क्या बोलना चाहिए। इस पर सरला अपने बचाव में बोली, मैंने क्या गलत कहा? आज जो भी हुआ वो सब शिप्रा की गलती के कारण ही तो हुआ है।
मुझे तो डर है कि इसकी गलती का खामियाजा हमारे बच्चों को भी ना भुगतना पड़े। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और बेगर हस्बैंड के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।